Hello everyone. Now we are going to discuss about the global warming and the greenhouse effects. What is greenhouse effects and what is global warming? आप सब थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आप बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। What is greenhouse? Greenhouse is a small glass house used for growing plants during winter. The glass panels lets the light in but does not allow heat to escape. Thus the greenhouse warms up. देखिए ग्रीन हाउस एक ऐसा कांच का बना हुआ हाउस होता है जो एक्चुअल में विंटर में यूटिलाइज किया जाता है। आप जानते हैं कुछ प्लांट्स वार्म एनवायरनमेंट में ग्रो हो सकते हैं, पर आप उसको अगर विंटर में ग्रो करवाना चाहते हैं तो आपको वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, और ऐसा वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा ग्रीन हाउस। ये हाउसेस कांच से बनाए जाते हैं जिससे लाइट इसके अंदर एंटर तो हो जाती है, पर लाइट की वजह से हाउस के अंदर जो हीट क्रिएट होती है वो हीट इस हाउस को छोड़ नहीं सकती, इसलिए हाउसेस के अंदर हीटेड एनवायरनमेंट वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो ऐसे प्लांट्स भी आप विंटर में ग्रो करवा पाएंगे जो एक्चुअल में समर में ग्रो करवाए जा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटोज और चिलीज खास करके ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करवाए जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस से काफ़ी अलग चीज़ है। यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर ग्रीन हाउस की बात करें तो ये अर्थ की बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिनन दैट कॉजेज हीटिंग of Earth's surface and atmosphere. It maintains the present average temperature 15 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही हमारी अर्थ वार्म है। अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम देखें तो वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और वो ग्रीन हाउस की वजह से ही है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती तो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस वुड हैव बीन एट -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे नहीं होती तो अर्थ आज वार्म है उतनी वार्म नहीं होती, और इसका एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, शायद वो ह्यूमन स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के लिए प्रॉपर नहीं रहता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस, प्लांट्स के एग्जिस्टेंस के लिए, एनिमल के एग्जिस्टेंस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है या इसकी नेसेसिटी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है? क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट। देखिए क्लाउड्स और जो गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सन से आने वाले सोलर रेडिएशन का 1/4 पार्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ पार्ट है जो वो एब्जॉर्ब कर लेते, बट हाफ ऑफ सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट while a small amount is reflected back। पर जो हाफ पोर्शन है सोलर रेडिएशन का वो अर्थ तक पहुंच जाता है, अर्थ की सरफेस को हीट करता है, गर्म करता है, और कुछ जो पोर्शन है वो अर्थ की सरफेस रिफ्लेक्ट कर देती है वापिस एटमॉस्फेयर के अंदर। आप फिगर में देख पा रहे हैं। अर्थ सरफेस री-एमिट हीट एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन, but a part of infrared is absorbed by atmospheric gases like CO2 and CH4 and so cannot escape into space। अर्थ ने सनलाइट का जो पोर्शन एब्जॉर्ब किया था उससे अर्थ की सरफेस हीट हो गई, पर अर्थ की उस सरफेस ने हीट के जो रेस थे उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में। एक्चुअल में ये एटमॉस्फेयर को लेफ्ट करके बाहर चले जाते, पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है जैसे CO2 और CH4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, उन्होंने गर्मी के उन वेव्स को जिसको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इस रीजन से हीट वेव्स एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाए, और उस रीजन से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इट कम्स टू अर्थ सरफेस थस हीटिंग इट अप अगेन, इट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस गैसेस ने जो भी इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया था उसको उन्होंने वापस फेंका अर्थ की सरफेस की तरफ, और ऐसे वेव्स ने वापस से अर्थ की सरफेस को और ज़्यादा हीट किया। उस रीजन से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो पाती है। हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेसेसिटी है, एक रिक्वायरमेंट है। अर्थ के ऊपर वो प्रॉपर वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे हमारा एग्जिस्टेंस और हमारे जैसे काफ़ी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बना रहे। But overheating of Earth due to greenhouse gases is called
ग्लोबल वार्मिंग। अगर अर्थ का टेम्परेचर एक बॉर्डर से, एक बाउंड्री से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये होता है ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। हम जानते हैं कि फ्यूल प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फैक्ट्रीज, उनमें जो भी फ्यूल यूज़ होते हैं, कोल यूज़ होता है, उनके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने लगा। डिफॉरेस्टिफिकेशन, हम कहते हैं कि ट्रीज के कट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब मेंटेन नहीं हो रहा। ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरीके से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। और ट्रीज के कम होने से और फ्यूल के ज़्यादा यूटिलाइज होने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, उसके बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करने लगा और उससे अर्थ की सरफेस और ज़्यादा गर्म होने लगी, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.60 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। इनका कहना है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, और ये सब कुछ पिछले 3 डिकेड्स में हुआ, मतलब कि 30 सालों में ही हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फर्स्ट इज क्लाइमेटिक चेंजेस, अल नीनो इफेक्ट भी जिसको कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, हिमालयन स्नो कैप्स एक्सेट्रा। अल नीनो इफेक्ट की वजह से पोलर रीजन्स पे जो भी स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेंगे, और उसकी फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगी? राइज इन सी लेवल्स दैट सबमर्जेस मेनी कोस्टल एरियाज। स्नो ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर्स की मेल्ट होने की वजह से सी लेवल इंक्रीज होगा, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और उससे कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे। अल नीनो इफेक्ट क्या है? अल नीनो इफेक्ट एन एबनॉर्मल वेदर पैटर्न कॉज्ड बाय द वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नज़दीक इक्वेटर पोर्शन में जो पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, उसके वार्म होने से वेदर पैटर्न चेंज होने लगती है, उसको अल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और इस इफेक्ट से खास करके स्नो जो एरिया है, स्नो एरिया एंटार्क्टिका में जो आइस ग्लेशियर्स है, ये मेल्ट होने लगेंगे, और उससे ओशन के वाटर अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा, और जिस रीजन से कोस्टल एरियाज में आई हुई सिटी सबमर्ज हो सकती है, डूब सकती है। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा जलने की वजह से और डिफोरेस्टिफिकेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक लेवल इंक्रीज हुआ, जिससे ज़्यादा इंफ्रारेड वेव्स, हीट वेव्स जिसको हम कहते हैं, वो एब्जॉर्ब होने लगे एटमॉस्फेयर में, और उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सबसे पहली चीज़ है रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कम से कम यूज़ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन कम हो जाएगा, और अगर उसका एमिशन कम होगा तो इंफ्रारेड वेव्स कम से कम एब्जॉर्ब होंगे और अर्थ का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाएगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, हमें वैसी टेक्निक्स फॉर्म करनी चाहिए। रिड्यूस डिफोरेस्टेशन एंड प्लांट ट्रीज, डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, जंगलों को कटने से रोकना चाहिए, प्लांट और ट्रीज का डिफोरेस्टेशन से रोकना चाहिए। शोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की ज़्यादा नीड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी ज़्यादा नीड है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन है उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉरेस्टिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ट्रीज और जंगल फॉर्म करने चाहिए। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर ऑल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी, इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेटिव ढूंढने के पीछे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट से बेस्ट मशीन्स, इंजिन्स और टेक्नोलॉजीज भी फॉर्म की जा रही हैं।
अवेयरनेस की बात है, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की बात ये है कि डिफोरेस्टेशन को रोका जाए, जंगलों को कटने से रोका जाए, जिससे एनवायरनमेंट वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग अगर कंट्रोल हो गया तो जो स्नो मेल्टिंग प्रॉब्लम है कि स्नो के मेल्ट होने से ओशन की वाटर सरफेस में इंक्रीमेंट होगा और उससे कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएगी, वो प्रॉब्लम से भी हम फ्यूचर में बच सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से एक बड़ा प्रॉब्लम भी है कि इक्वेटर रीजियन में साउथ अमेरिका में जो पैसिफिक ओशन है उसके वार्म होने से वेदर पैटर्न चेंज होता है और आज हम देख पा रहे हैं कि वेदर पैटर्न के चेंज होने की वजह से विंटर में भी कई बार बारिश होती है, समर में जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर ढेर सारी बारिश होती है, नहीं होती वहाँ पर सूखा गिरता है, ड्रोट क्रिएट होता है। तो ये सब कुछ इम्बैलेंस जो हम देख पा रहे हैं वेदर का, जिस रीज़न से फार्मर्स प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर पाते, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाते, उसका रीज़न इम्बैलेंस्ड वेदर पैटर्न है और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्रिएट हुई है। तो ये सॉल्यूशन है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग।